नलिका होगी जल उतना ही उसके अंदर चढ़ जाता है। तो ये किस वजह से होता है, ये मैंने आपको बताया था। कैपिलरिटी जो होती है या और सरफेस टेंशन जिसको आप कहते हैं, इसमें जो है वो नली के अंदर दो बल काम करते हैं, है ना। और वो आसंजन ससंजन बल हैं जो कि जल के स्ट्रैंड को बनाए भी रखते हैं, और ससंजन बल उसको खींचता है। तो जल कुछ ऊंचाई तक उस सरफेस टेंशन को ब्रेक करता हुआ नली के अंदर चढ़ जाता है। फिजिक्स का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है ना। पौधे की वाहिकाएं एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर अक्ष के आधार पर से शीर्ष तक एक पाइपलाइन का निर्माण कर लेती हैं, है ना, एक चैनल बना लेती हैं। इसकी तुलना केशिका नली से भी की जा सकती है। वाहिकाएं, है ना, वाहिनिकाएं नहीं, वाहिकाएं, है ना। तो अब जो है ये नलिका जो है, इसमें उनका कहना है कि जल ऊपर की ओर चढ़ता है। लेकिन अब जो इनकी कमियां हैं, एक बार उस पर भी चर्चा करने। अनावर्ती बीजी पादों पर वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अब जिनमें वाहिकाएं नहीं हैं, है ना, तथा वाहिनिकाओं में अंतर्विक्ति उपस्थित होने के कारण इनमें से ये केशिका नली के समान सतत चैनल नहीं बनाते और पौधे लंबे होते हैं। एक तो ऊपर से वाहिनिकाएं नहीं है ना, वाहिकाएं नहीं है ना, और ऊपर से पौधे भी लंबे हैं। तो भाई कैसे पहुंच गया इतने बड़े बड़े पौधों में जल। केशिकत्व के लिए केशिका नली का एक सिरा सदैव जल के संपर्क में होना चाहिए, परंतु जाइलम तत्व सीधे जल के संपर्क में नहीं होते, है ना। कैपिलरी प्रूव करने के लिए हमने जल के स्ट्रैंड में नली को डाला, तो यहाँ तो सीधा कोई जल का ऐसा स्ट्रैंड पौधे में तो होता नहीं है ना। केशिका बल हेतु द्रव की मुक्त सतह होना चाहिए जो मृदा में उपस्थित नहीं होती। नीचे फ्री वाटर होना चाहिए, फ्री रूट होनी चाहिए, वो भी नहीं है ना। जल के ऊर्ध्व आरोहण की दृष्टि से केशिका बल का मान बहुत कम है। पौधों में पाई जाने वाली अधिकतम वाहिकाओं का व्यास 0.03 mm तक होता है, जिससे जल केवल 1 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है ना। तो फोर्स भी सफिशिएंट नहीं है, तो यह सिद्धांत भी अल्टीमेटली खारिज हो जाता है। अब जो अगला सिद्धांत आता है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि रसारोहण की क्रिया वायुमंडलीय दाब के कारण होती है। पौधों की वाष्पोत्सर्जन सतह से पत्ती के वाष्प रूप में उत्सर्जन से वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, जिसके कारण जल पादपों में ऊपर चढ़ जाता है। पत्ती के आसपास वायुमंडलीय दाब में वाष्पोत्सर्जन से कमी आती है और उससे जो होता है वो जल ऊपर चढ़ जाता है। अब इसकी भी अब हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर नीचे जल नहीं होगा, तो फिर पौधे की स्थिति, अगर जड़ में जल नहीं है या पादप के पास जल नहीं है तो क्या स्थिति होगी, है ना। तो इसके भी जो शॉर्टकमिंग से अपन बात कर लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन सतह पर पूर्ण निर्वात उत्पन्न करने के पश्चात भी 10 मीटर से अधिक ऊंचाई तक जल नहीं पहुंचाया जा सका, है ना। आपने जब पूरा निर्वात कर दिया, वैक्यूम करके उस एरिया को प्रेशर क्रिएट कर दिया आपने, तो भी मैक्सिमम 10 मीटर पानी जा चुका, जबकि पौधों की लंबाई हमने बताया कि 100-125 मीटर तक होती है। तो बाकी पौधों के लिए क्या, है ना। वायुमंडलीय दाब स्वतंत्र एवं खुली सतह पर कार्य करता है जो वाहिकाओं में अनुपस्थित होता है। वाहिकाएं क्लोज सिस्टम है, वैस्कुलर सिस्टम जो है पौधों का वो क्लोज्ड है, और वायुमंडलीय दाब जो है वो बाह्य सिस्टम पे काम करता है। तो बाह्य सतह पर लगने वाला बल अंदर वाहिकाओं पे कैसे कार्य करेगा, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। सामान्य वायु दाब मापी के पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होती है। परिकलनानुसार वायुमंडलीय दाब जल से के केवल 33 फीट ऊंचे स्तंभ को ही साधने में समर्थ है ना। तो जबकि अनेक वृक्ष इससे काफ़ी ऊंचे होते हैं। भाई जो हमारा पारे का जो वायु दाब मापी है वो 76 सेंटीमीटर हाइट पर है मैक्सिमम। तो अगर हम उसके हिसाब से चलें वायु दाब मापी से, तो वो केवल 33 फीट पानी फेंक पाता है, यानी लगभग 10 मीटर 11 मीटर। फिर वही बात, प्रश्न वापस से आ जाता है कि व्हाट अबाउट मोर देन दैट। तो ये जो चीज़ें हैं इनके द्वारा हम स्पष्ट नहीं कर पाते। तो अभी तक जो सिद्धांत आए वो सारे के सारे भौतिक बल के सिद्धांत हैं। कोशिश भी की और कुछ हद तक सत्य भी साबित होते हैं, किंतु 10-12 मीटर से अधिक पौधे की ऊंचाई पर जाते ही यह जो है ये नाकाम या नाकाबिल साबित होने लगते हैं। तो फिर ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो कि इसकी व्याख्या करता है? क्या इन सब का मिला जुला सिद्धांत है ना। तो अब जो इसका एक्चुअल सिद्धांत है जिसके आधार पर इसकी व्याख्या की गई, जिन वैज्ञानिकों ने इसकी व्याख्या की, हम अगले टॉपिक पे अगले हमारी क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।